IAS अकेडमी। हमारा जो विषय है वो है सामान्य हिंदी। तो जो हम विषय स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा विषय है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी। देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लें और उसे किस तरीके से हम लोग पढ़ें ताकि वो एक क्रम में आ जा। जब उसका क्रम बन जाएगा तो उसको पढ़ने में आसानी होगी। तो हम एक क्रम लेकर चलेंगे हिंदी में, ठीक है। तो देखिए, हमारा विषय है सामान्य हिंदी। जो हिंदी व्याकरण है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य हिंदी में चूँकि देखिए हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो सबसे पहली बात आती है भाई हिंदी क्या है। तो हिंदी क्या है? हिंदी जो है वो एक भाषा है। हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी जो है वो एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो अगर हम कहें भाई भाषा का मतलब है, भाषा शब्द का जो अर्थ है वो है बोलना। अब सबसे पहली बात यह है कि भाषा का काम क्या है। देखिए, तो कहा जाता है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मतलब सीधा सा है कि भाषा का मुख्य काम जो है वो संप्रेषण का है, विचारों के आदान प्रदान का है। अर्थात हम कहें कि विचारों का आदान प्रदान तभी हो सकता है दो व्यक्तियों के बीच में जब वो दोनों व्यक्ति एक ही भाषा को जानने वाले हों। मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी भाषा में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कल्पना करिए कि अगर मैं किसी दूसरी भाषा में बात करता, चीनी भाषा में बात करता, तो क्या वो बात आप मेरी समझ पाते? इसलिए कहा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान तभी हो सकता है जब वो दोनों उस भाषा को जानने वाले हों। ठीक है, तो भाषा का मुख्य काम है विचारों का आदान प्रदान करना। मतलब सीधा सा है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, दूसरे की बात को समझना। ये एक भाषा के माध्यम से हो सकता है। चलिए, अब कहा जाता है कि जो भाषा है, देखिए जो भाषा है कहा जाता है कि जो भाषा है वो भाषा का निर्माण होता है वाक्यों से। भाषा का निर्माण होता है वाक्य से। भाषा का निर्माण होता है वाक्य से। तो सवाल यह है कि भाई वाक्य क्या है? तो वाक्य के बारे में कहा जाता है कि शब्दों या पदों का सार्थक समूह
वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। शब्दों या पदों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो मैं अपनी बात को वाक्यों के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाता हूं। मतलब सीधा सा है कि मेरी बात आप तक वाक्यों के माध्यम से पहुंचती है, इसलिए कहा जाता है कि पदों या शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता। हालांकि हम अगले क्लासों में पढ़ेंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के क्या क्या नियम होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर है, एक रूपरेखा है, हम किस तरीके से ग्रामर को कवर करना है, किस तरीके से ग्रामर को हमें पढ़ना है। तो शब्दों या पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब देखिए, कहा जाता है, एक यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होते हैं। मतलब सीधा सा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि बताइए कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो आपका जवाब होगा वाक्य। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। मतलब भाषा को सार्थक बनाने का काम वाक्य करते हैं। आगे हम अलग क्लास में पढ़ेंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वो अलग क्लास में हम लोग देखेंगे। देखिए, कहा जाता है कि वाक्य बनते हैं, वाक्यों में होते हैं उपवाक्य। वाक्यों में क्या होते हैं? उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं? कहा जाता है कि उपवाक्य वाक्य के खंड होते हैं। खंड, हिस्से, भाग। उपवाक्य वाक्य के खंड होते हैं। इनमें उद्देश्य व विधेय होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, उपवाक्य वाक्य खंड होते हैं। मतलब कहा जाता है कि एक वाक्य जो होता है, हो सकता है कि वो कई खंडों से मिलकर बना हो। प्रत्येक खंड को हम उपवाक्य बोलेंगे। इनमें उद्देश्य होता है, विधेय होता है। ये अगली क्लासों में हम जानेंगे उद्देश्य कौन सा हिस्सा होता है, विधेय कौन सा हिस्सा होता है। केवल मैं यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग एक स्ट्रक्चर की, हमें किस लेवल से पढ़ना है, ताकि हिंदी की जो ग्रामर है वो हमारी एक सीक्वेंस में, क्रम में आ जाए और हमें आसानी से चीज़ें याद भी हो जाए और हम चीज़ों को समझ भी लें। उपवाक्य, देखिए मैं आपसे बताऊं कि मान लीजिए कोई वाक्य है, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे आओगे तो मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। अब यहां देखो, ये पूरा वाक्य है। किसी ने मान लो कहा होगा, अगर तुम आते हो, यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा। यहां क्या है? यहां पूरा एक वाक्य है, लेकिन इस वाक्य के दो हिस्से हैं, मैं भी चलूंगा और यदि तुम आओगे। तो ये क्या है? ये पूरा तो हुआ एक वाक्य है, ठीक। इसके दो हिस्से हो गए, ये एक उपवाक्य बन गया, दूसरा ये उपवाक्य बन गया। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि उपवाक्य वाक्य के खंड होते हैं और इनमें उद्देश्य भी होता, विधेय होता है। ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अलग की बात है जब मैं उपवाक्य आपको पढ़ाऊंगा। उपवाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, उपवाक्य का निर्माण होता है पदबंध से। पदबंध, तो जब हम वाक्यों का निर्माण कर रहे होते हैं या उपवाक्यों का निर्माण कर रहे होते हैं या हम भाषा बोल रहे होते हैं,
तो कहीं ना कहीं ग्रामर के नियमों के अनुसार हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ग्रामर के अनुसार जो पद बंधे हुए होते हैं, है ना, व्याकरण के अनुसार पदों का बंधना पदबंध कहलाता है। पदों का बंधना ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार पदों का बंधना क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। तो वो जो पद बंधते हैं, है ना, एक क्रम में आते हैं वो, है ना, वो जो क्रम में पद आते हैं, ठीक है, तो उसको हम पदबंध बोलते हैं। तो पदबंध का मतलब क्या हो गया भैया? इसमें क्या होता है एक्चुअल में, देखिए, है ना, कि पदों का समूह है ये, पदों का समूह, पदों का समूह है। लेकिन समूह कैसा समूह है ये समूह है ग्रामर के नियमों के अनुसार बंधने का। तो पदों का समूह पदबंध कहलाता है। जो व्याकरण के नियम के अनुसार होता है। पदों का समूह पदबंध कहलाता है, जो व्याकरण के नियमानुसार होता है। मैं बाद में बताऊंगा आपको पदबंध के बारे में, हम पदबंध के बारे में जानेंगे, पदबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, पदबंध के बाद पदबंध बनता है पदों से। किससे बनता भैया? पदों से। पदबंध किससे बनेगा, है ना, तो पदों से, मतलब पद या शब्द, पद या शब्द। अब मैं इसके बारे में भी आपको वैसा आगे बताऊंगा। पद हम संज्ञा से लेकर अव्यय तक पढ़ते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय आते हैं, सब पदों के रूप में आते हैं। सबको हम पद कहते हैं। बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे चलने के बाद। फिलहाल एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। तो पद या शब्द किसे कहते हैं, है ना, तो कहा जाता है कि देखिए, वर्णों या अक्षरों का, वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह, सार्थक समूह पद या शब्द कहलाता है। पद या शब्द कहलाता है। वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह। जैसे मान लीजिए, देखिए, हम बात कर रहे हैं, सार्थक का मतलब है उसका कोई ना कोई अर्थ निकल कर आना चाहिए, है ना। सार्थक का मतलब है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक, कोई ना कोई उसका अर्थ हो। जैसा कि मान लीजिए, मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा, मैंने शब्द लिखा मान लीजिए शब्द मैंने लिखा कैमेल, कमल, सार्थक शब्द हो गया, है ना। अब अच्छा, इसमें देखो, कै भी एक वर्ण है, अक्षर है, मैं भी, ले भी, इसका एक अर्थ निकल लिया है कमल, है ना। अगर मैं इसको पलट दूं, भाई मैं, ले, के, इसका मतलब क्या हो गया? तो उसका कोई ना कोई अर्थ हो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब देखिए, थोड़ा सा अंतर है भाई। कहते हैं कि पद और शब्द में क्या अंतर है, पद और शब्द में क्या अंतर है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि राम एक शब्द है, मैं कहता हूं आपसे श्याम, ये भी एक शब्द है। मैं कहता हूं आपसे शलील, ये भी एक शब्द है। जब शब्द वाक्य में बंध जाता है, जब वो शब्द वाक्य में बंध जाता है या वाक्य में प्रयोग होना शुरू हो जाता है, तब हम उसको शब्द नहीं बोलते। ये सब शब्द हैं, इनको हम वर्ण कहते हैं फिर, है ना। जैसे मान लीजिए, मैंने कहा कि राम जा रहा है। अब राम जा रहा है, तो इसमें राम शब्द नहीं है, बल्कि राम क्या है? राम एक पद है। मैं आगे बताऊंगा आपको। जा भी एक पद है, रहा भी एक पद है भी एक पद है, 4 पद इसमें आए हैं। तो बाद में हम बात करेंगे पद के बारे में, है ना, ठीक है। पदों की गिनती हम लोग कैसे करते हैं। मान लो इसी प्रकार से श्याम सो रहा है,
श्याम सो रहा है या सो रहा था। ठीक है, तो इस समय श्याम जो है वो श्याम वाक्य में है, वाक्य के नियमों के अनुसार बंधा हुआ है, इसलिए श्याम एक पद है। यहां श्याम एक शब्द है। हम बात कर रहे हैं सलीम की, तो मान लो मैं कहूं कि सलीम गाना गाता है, तो यहां हम बात कर रहे हैं सलीम की, सलीम गाना गाता है। यहां सलीम एक पद है, इसमें श्याम एक पद है, राम एक पद है। तो मैं बाद में बात बताऊंगा, हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में कि जब कोई शब्द वाक्य के दायरे में आ जाता तो पद बन जाता, बाद में हम बात करेंगे। बहरहाल फिलहाल आप ये देखिए कि पद या शब्द, आगे देखें तो ये जो पद या शब्द बनते हैं, ये पद या शब्दों का जो निर्माण होता है वो होता है बेटा वर्णों से या अक्षर से। तो वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। देखिए ये क्या है, यह ध्वनि का लिपिबद्ध रूप है। यह ध्वनि का लिपिबद्ध रूप है। दूसरी बात, लिपि में लिखा गया है। यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। सबसे छोटी लिखित इकाई है। सवाल अगर आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो आप कहोगे वाक्य। सवाल कहेगा भाषा की सबसे छोटी है ना लिखित इकाई, तो आप कहोगे वर्ण या अक्षर। अक्षर शब्द से लग गया ए माने नहीं, क्षर माने क्षरण, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जो नहीं मिट सकता, है ना, तो इसलिए कहा जाता है ये या इनका क्षरण नहीं हो सकता, इनका क्षरण या क्षय नहीं हो सकता। बाद में बात करेंगे अभी हम इनके बारे में भी, है ना। देखिए उसके बाद में कहा जाता है इसी अक्षर या वर्णों के बारे में कहा जाता है कि इनका उच्चारण एक श्वास में होता है। और चौथी बात, सस्वर मतलब स्वर सहित सस्वर ध्वनि वर्ण कहलाती हैं। मतलब सीधा सीधा है कि अगर हम वर्णों की बात करें तो वर्णों में स्वर जरूर आएगा, चाहे वो ए आ ई उ रे ए आई ओ औ, ऐसे ही कै गह की हम बात करें तो है ना सब में स्वर आता है। देखिए तो अब सवाल यहाँ से बनता क्या है एग्जाम के हिसाब से कि देखिए है ना कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वर्ण या अक्षर है। अब सवाल आता देखिए वर्ण या अक्षर की हम बात कर रहे हैं और एक शब्द में लिखा ध्वनि की, ठीक है। तो वर्ण या अक्षर है ना, वर्ण या अक्षर जो है वो बनते हैं किससे, ध्वनि से। तो हम बात कर रहे हैं ध्वनि की, हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे सीधी सीधी बात है, बिल्कुल शुरुआत की बात है, जब किसी भाषा की उत्पत्ति होती है तो या जब किसी भाषा की उत्पत्ति होती है तो जो उसको बोलने वाले लोग हैं वो जिन है ना अक्षरों को वर्णों को बोलते हैं, उन वर्णों का एक चिन्ह बना दिया जाता है। वो चिन्ह लिपि में इस्तेमाल होता है ना, ताकि लिख के किसी बात को लंबे समय तक याद रखा जा सके, है ना। किसी बात को लंबे समय तक याद रख सकते हैं हम अगर वो लिखित रूप में है तो, या किसी भी बात को हूबहू अगर हम दोबारा से दोहराएं
और वो लिखी हुई हो तो हम उसे हूबहू दोहरा सकते हैं। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिपि का एक काम है। तो ध्वनि, ध्वनि मतलब एक साउंड है ना, बोलते समय जो ऊर्जा निकलती है, बोलते समय जो ऊर्जा निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। सीधी सी बात है, साइंस में हम साइंस के विषय में, साइंस में हमने सबने पढ़ा है ध्वनि क्या है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को हम लोग ध्वनि बोलते हैं। उसी ध्वनि को चिन्हों के रूप में अंकित कर दिया गया कुछ विद्वानों के द्वारा, और वही चिन्ह जो है लिपि के रूप में काम आए, लिपि बन गई वो, है ना। कहा जाता, देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वो है हमारी ध्वनि। अब सवाल क्या है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो हम कह सकते हैं ध्वनि है। अगर पूछता भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है तो हम वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। उसके बाद में, है ना, अगर वो कहता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है तो हम वाक्यों को बता सकते हैं। ये क्या है, ये एक हमारा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं ध्वनि की, है ना, जब इस ध्वनि की बात कर रहे हैं तो ध्वनि के बाद हम वर्ण पाते हैं। भाई ध्वनि है, ध्वनि को लिख के वर्ण बनाए गए, अक्षर बनाए गए, तो हम यहाँ पर अक्षरों की बात करेंगे, वर्णों की बात करेंगे। तो वर्णों को हम पूरी वर्णमाला पढ़ लेंगे, स्वर, व्यंजन, अयोगवा, है ना, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अयोगवा के प्रकार। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, एक दो सवाल जरूर वर्णमाला से मिलता, तो यहाँ वर्णमाला पढ़ेंगे, है ना। पद और शब्दों की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हमें इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। हम लोग जब पद या शब्दों की बात करेंगे तो हम यहाँ पर पद पढ़ेंगे, है ना। पदों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनके नियम सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, बहुत बड़ा चैप्टर बनेगा फिर ये। फिर जब पदों को ख़त्म कर देंगे, पदों की बात ख़त्म कर देंगे तो पदबंध के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। पदबंध जब हम ख़त्म कर लेंगे तो उपवाक्य, उपवाक्यों के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में वाक्य, वाक्यों के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में हम भाषा की बात करेंगे। वैसे हम देखें ग्रामर में तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इतनी। फिर हमारे पास में बचता क्या है भाई, समास बचते हैं, संधियाँ बचती हैं, रस, छंद, अलंकार बचता है ना। और उसके बाद में जो साहित्य का पोर्शन है सामान्य हिंदी के अंतर्गत, हम उसके बारे में बात कर लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इन सब चीज़ों के बारे में हम जान लें, है ना। अब देखिए जो ध्वनि है इसकी बात कर लें थोड़ी सी, ध्वनि के बारे में। ध्वनि के बारे में तो देखिए, कहा जाता है कि उच्चारण के आधार पर ध्वनि के प्रकार, तो उच्चारण के आधार पर हम ध्वनि के प्रकार बनाते हैं बेटा 3। ध्वनि के कितने प्रकार बनाते हैं हम लोग? 3 प्रकार बनाते हैं, है ना। पहला नंबर जो है हमारा वो है संयुक्त ध्वनि।
ठीक। दूसरा हम बनाते हैं प्रकार के अंतर्गत संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि और हमारा तीसरा प्रकार जो है वो आता है युग्मक ध्वनि। तो हम बात कर रहे हैं उच्चारण के आधार पर ध्वनि के प्रकार के। एक संयुक्त ध्वनि होती है, एक संपृक्त ध्वनि होती है और एक होती है युग्मक ध्वनि। पहले इसके नाम पाइए आप। संयुक्त का मतलब है जो मिलकर बोली जा रही है ना, जो मिलकर बोली जाती है। ठीक, तो इसके बारे में ये कहा जाता, देखिए, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यंजन, ध्यान से सुन लें, व्यंजन परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे, ध्यान से सुन लें, जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, तब उसे संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। तब उसे हम संयुक्त ध्वनि बोलते हैं। देखिए, दो व्यंजन मिल जाएंगे, उसके बाद एक स्वर आएगा। दो व्यंजन मिलकर एक स्वर के सहारे अगर बोलते हैं तो वो जो ध्वनि कहलाती है वो कहलाएगी अपनी संयुक्त ध्वनि। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको समझाता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपकी, है ना। जैसे है स्मारक। अगर इसको हम अलग अलग वर्णों में तोड़ते हैं तो आधा श, आधा म, आ, आधा र प्लस ए, आधा क प्लस ए, ऐसा पढ़ा जाएगा। तो इसमें आप देखो, दो व्यंजन किसके सहारे बोल रहे हैं? एक स्वर के सहारे। जैसे इश्मा, इश्मारक, इश्मारक, जब हम बोलते हैं तो यहाँ आकर रुकते हैं। ये दोनों व्यंजन इस स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं, इसलिए दो व्यंजन जब एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं तब वो ध्वनि कहलाती है संयुक्त ध्वनि। और देखो, है ना, हम बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए प्राण की हम बात करें तो इसको देखा आप, आधा पे, आधा रे, आ प्लस आधा रे प्लस ए। ये दोनों ध्वनि इस स्वर के सहारे बोली जा रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या? संयुक्त ध्वनि। और देख लो आप स्कूल, जब इसे वर्णों में हम तोड़ेंगे तो आधा से प्लस आधा के प्लस ऊ प्लस ले प्लस ए, दोनों व्यंजन उस स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं, इसलिए हम इसको, ऐसी ध्वनि क्या कहलाएगी? संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। बहुत सारे उदाहरण आप भी बना सकते हैं, जैसे प्रकाश,
प्यार, प्रकाश है, प्यार है ना। और भी बहुत सारे उदाहरण जो आपको याद आ रहे हों ऐसा बनाइए, लिखिए, है ना, और पहचान करिए कि इसमें संयुक्त ध्वनि है या नहीं है। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि दो स्वरों के बाद में, सॉरी, दो व्यंजनों के बाद में एक स्वर आएगा, है ना। और ज़्यादातर केसों में देखिए, आप देखिए कि इसमें अर्धवर्ण मिलेगा आपको, अर्धवर्ण पहले मिलेगा आपको, ठीक। चलिए, और बहुत सारे वर्ड हैं, जितने बनाना चाहो आपको मिलते चले जाएंगे, आप बनाते चले जाइए, ठीक है। चलिए, अब बात आती है संपृक्त ध्वनि क्या है। संपृक्त ध्वनि, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तब उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैं एक शब्द लिखा शक्ति है, इसको आप तोड़िए, पूरा श है, जब इसके वर्णों में तोड़ोगे तो आधा श प्लस ए प्लस आधा त प्लस आधा य प्लस ए। ध्यान से समझ लेना। देखिए, ये जो स्वर है इसमें क्या था, इसमें दो व्यंजन लगातार आ रहे थे, बाद में स्वर था, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर है। इसमें दो लगातार व्यंजनों के बाद स्वर था, इसमें एक व्यंजन उसके बाद स्वर फिर व्यंजन आया है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर अर्धवर्ण पहले आपको नजर आ रहा है, स्मारक, प्राण, स्कूल, प्रकाश, तो समझ लीजिए संयुक्त ध्वनि है। और अगर अर्धवर्ण बीच में आ रहा है तो आप कह सकते हो कि संपृक्त ध्वनि है। जैसे संबल, शंबल, इसको देखिए, आधा से प्लस ए प्लस आधा मैं प्लस बै, आधा बनाएंगे प्लस ए प्लस ले आधा प्लस ए। कहीं भी आप देख लो तो इसमें क्या, देखिए इसमें क्या है, दो व्यंजनों के बीच में, यहाँ जाओ, दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर है। तो कुल मिलाकर ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर अर्धवर्ण बीच में है तो संपृक्त, अर्धवर्ण पहले है तो संयुक्त, है ना। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं धर्म, इसको तोड़ेंगे आप तो आधा ध प्लस ए आधा रे प्लस मैं प्लस ए। दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर है ना। तो बाकी उदाहरण सत्य, संबल, धर्म, कर्म, चंदन बना सकते हो आप। भाई कर्म है, चंदन है ना, वंदना है, बंधन है। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो आप बना सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखिए इतना कि अगर अर्धवर्ण पहले है तो संयुक्त है, अर्धवर्ण बीच में है तो संपृक्त है ना। अब हम बात करेंगे युग्मक ध्वनि की। इसमें कहा जाता है कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है
तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। वैसे भी हम सब जानते हैं युग्म माने जोड़ा, तो युग्मक का मतलब जोड़े से ही संबंधित वर्ण आएंगे फिर, है ना। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, मतलब एक ध्वनि दो बार आती है, खास तौर से हम इसमें कहें कि इसमें व्यंजन वर्ण स्वयं से संयोग करता है। मतलब यह है कि एक व्यंजन वर्ण खुद से ही संयोग करेगा, खुद से ही जाके मिलेगा, है ना। जैसा बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे देखिए मैंने लिखा बिल्ली, बिल्ली में दो ले आ गए, एक आधा एक पूरा है, ले का ले से संयोग हुआ है ना। जैसे कुत्ता, दो ते आ गए, है ना। जैसे प्रसन्नता, दो ले आ गए। जैसे दिल्ली, दो ले आ गए। जैसे कलकत्ता, दो ते आ गए। ऐसी बहुत सारे और उदाहरण हो सकते हैं। इन शब्दों को देखिए ध्यान से, इनमें व्यंजन वर्ण स्वयं से का मतलब है ले की ले से संयोग हुआ है, तय का तय से संयोग हुआ है, न का न से संयोग हुआ है, ले का ले से संयोग हुआ है, तय का तय से संयोग हुआ है। व्यंजन वर्ण खुद से अगर संयोग करता है तो वो ध्वनि युग्मक ध्वनि कहलाएगी। इन शब्दों को हम, है ना, इन शब्दों को हम द्वित्व शब्द भी बोलते हैं। ऐसे व्यंजन जो ना, ये जो व्यंजन डबल बार आ रहे हैं, इन्हें द्वित्व व्यंजन ही बोलेंगे। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में वो हम, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखने वाली बात, ये कॉमन चीज़ है। स्ट्रक्चर के बाद जो आज हमने एक चीज़ स्टार्ट करी है वो ये है संयुक्त ध्वनि, संप्रक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित शब्द में से कौन सी ध्वनि संप्रक्त ध्वनि है, कौन सी ध्वनि संयुक्त ध्वनि है, कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में मिल सकते हैं, मिल जाते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए बाकी ये पहली क्लास थी हिंदी विषय में।